हेलो एवरीवन। मैं तो अच्छा हूँ, आप लोग अपना देख लो। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। सॉल्यूशन का जो सेकंड लेक्चर है हमारा, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये लेक्चर हमारा बेस्ड होगा सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड करने के तरीकों के ऊपर। इसके कुछ टर्म्स या कुछ फार्मूलाज, कुछ तरीके आपने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, लेकिन मेरे एक सर थे, वो हमेशा कहा करते थे कि फर्स्ट ईयर इज़ रेस्ट ईयर, सेकेंड ईयर इज़ चांस। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर यानी 11th के पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, बाद में उन्हें अफसोस होता है। फर्स्ट चैप्टर वाले टॉपिक्स, 11th के जो फर्स्ट चैप्टर वाले टॉपिक्स हैं वो यहाँ भी डिस्कस हुए हैं। फिर से एक बार हम लोग उनको डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड किया जाए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस सेक्शन में, इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन फार्मूलाज का डिस्कशन करेंगे जिनका यूज करके हम कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। इन फार्मूलाज का यूज करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा टिपिकल इसका न्यूमेरिकल होता है, फॉर्मूला याद होने के बावजूद समझ में ये कम आता है कि हम इसकी स्टार्ट कहाँ, इसके सॉल्यूशंस कहाँ से स्टार्ट करें, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सॉल्यूशन बहुत ही इजी चैप्टर है, कंसंट्रेशन को फाइंड करना बाएं हाथ का खेल है। वैसे भी किसी मशहूर शायर ने कहा है कि गिरते हैं शहसवार ही जंगे मैदान में, वो तिफ्न भी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो कहने का मतलब कि आप इससे बिल्कुल भी ना घबराएं, सीधे सीधे पहले फॉर्मूलाज देखें, न्यूमेरिकल को पढ़ें, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है उसके ऊपर डिसाइड करें। खैर, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आता हूं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करें हम। तो कंसंट्रेशन फाइंड करना है हमें, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कंसंट्रेशन होता क्या है। तो कंसंट्रेशन को आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हो कि किसी दिए गए सॉल्वेंट के एक फिक्स्ड अमाउंट में आप कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहेंगे। फिर से एक बार, दिए गए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है, इसी को हम उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहेंगे। अब जो अमाउंट हम यूज कर रहे हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, उसका यूनिट कुछ भी हो सकता है। ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब हो सकता है। तो अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं हमारे उस सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अमाउंट के। इसलिए हमारा कंसंट्रेशन को भी फाइंड करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक बार फिर से, कंसंट्रेशन का मतलब हो गया किसी दिए गए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आइए उनके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है उसको हम कहते हैं मास परसेंटेज। फॉर्मूलाज को स्टडी से पहले एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा, वो ये कि किसी भी न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में जहां भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट का जिक्र होगा, हम वहां सॉल्वेंट को कैपिटल ए या स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, सॉल्यूट को बी से इंडिकेट करते हैं, या फिर न्यूमेरिकली 1 या 2 से इसे रिप्रेजेंट करेंगे।
तो अगर हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना हो किसी भी कंपोनेंट का, कंपोनेंट मींस सॉल्वेंट या सॉल्यूट में से किसी भी कंपोनेंट का, तो हमारा फॉर्मूला होगा मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी मास परसेंटेज को कैलकुलेट करने का तरीका होगा, अगर हम सॉल्यूट का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हम सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने मास यूज किया है, दैट्स वाई हम मास परसेंटेज की अगर यूनिट की बात करें तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। जो सेकंड हमारा सिंपलेस्ट कंसंट्रेशन को फाइंड करने का तरीका है वो है हमारा वॉल्यूम परसेंट। अब इन फॉर्मूलाज को देखने के बाद आप ये इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि मास परसेंटेज का यूज हम तभी करेंगे जब हमारे कंपोनेंट्स और पूरा सॉल्यूशन सबका मास दिया गया हो। वॉल्यूम परसेंट का यूज हम तब करेंगे जब हमारा वॉल्यूम दिया गया हो कंपोनेंट्स का। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? तो तरीका है हमारा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। चूंकि हम वॉल्यूम ले रहे हैं इसलिए वॉल्यूम के केस में हमारा वॉल्यूम परसेंट भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। सिंपल वे में रिप्रेजेंट अगर करना हो तो मास परसेंट को हम W बाई W से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम परसेंट को हम V बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है कंसंट्रेशन को फाइंड करने का वो है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। मास बाई वॉल्यूम परसेंट का यूज हम कब करेंगे? जब हमारे कंपोनेंट्स में से एक का मास दिया हो और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हो। तो हमारा तरीका होगा मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर बात इसके यूनिट की जाए तो यूनिट में मास हम ले रहे हैं न्यूमरेटर में और वॉल्यूम ले रहे हैं डिनोमिनेटर में, इसलिए मास का यूनिट ग्राम या किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट लीटर या मिलीलीटर। तो यूनिट हमारा हो जाएगा ग्राम पर लीटर। तो तीन हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूलाज मिले। पहला है मास परसेंटेज W बाई W, वॉल्यूम परसेंटेज V बाई V और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स W बाई V। तीनों ही फॉर्मूलाज के द्वारा हम कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। अगर मास परसेंटेज लेते हैं तो मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंट लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100 हम इसलिए रखते हैं ताकि हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकें। मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज जहां यूनिटलेस क्वांटिटीज है, वही मास बाय वॉल्यूम परसेंट का यूनिट होगा ग्राम पर लीटर। इन तीन के अलावा जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का कंसंट्रेशन को, वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है कंसंट्रेशन को फाइंड करने का, या ये कह सकते हैं कि मोलैरिटी फाइंड करने का जो तरीका है उसमें हम नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम का यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए। बात अगर मोलैरिटी की करें तो फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखेंगे यहां हम पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज करते हैं लेकिन उसकी यूनिट होनी चाहिए लीटर। दूसरी तरफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यूज करते हैं। नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के लिए आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो हम मोलैरिटी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यूज करते हैं।
बात अगर इसके यूनिट की हो तो नंबर ऑफ मोल का यूनिट हो जाएगा मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिखा है, दैट मीन्स कि इसका यूनिट हो जाएगा लीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। इसे हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करेंगे। मोलैरिटी की ही तरह एक और क्वांटिटी है जिसका हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन को फाइंड करने में, वो क्वांटिटी है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से, और मोलैरिटी की ही तरह कैलकुलेट की जाती है, बस एक डिफरेंस इसमें आता है। वो डिफरेंस क्या है, आइए इसके फॉर्मूले से हम समझते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी जहां मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल के साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज कर रहे थे, वहीं मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल के साथ हम मास ऑफ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट में ही है। जिस तरीके से मोलैरिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, उसी तरीके से मोलैलिटी को स्मॉल एम से इंडिकेट करेंगे। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो नंबर ऑफ मोल का यूनिट हो जाएगा मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ऑलरेडी दिया है, तो पर केजी ये इसका हमारा यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट हो जाएगा हमारा मोलैलिटी का मोल पर केजी। इसके बाद हम बात करेंगे अगले फॉर्मूले की। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है मोल फ्रैक्शन। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की ही तरह एक और हम टर्म यूज करते हैं, मास फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन दोनों को ही इंडिकेट करते हैं हम एक्स से। बात अगर मोल फ्रैक्शन की करें तो मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स का फॉर्मूला होता है, जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो, उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट्स हो उन सभी कंपोनेंट्स के लिए। एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमें सॉल्वेंट यानी कि ए का कैलकुलेट करना हो मोल फ्रैक्शन, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू एन ए यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, दैट मीन्स की सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट है, अगर 3 से ज्यादा भी कंपोनेंट है तो उन सभी कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल। हम फिलहाल जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके वो हम 3 कंपोनेंट्स को लेकर के यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर सेकंड कंपोनेंट का यानी कि सॉल्यूट का हमें कैलकुलेट करना हो तो एक्स बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन बी यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से अगर हमें थर्ड वाले कंपोनेंट का कैलकुलेट करना होगा तो फिर थर्ड वाले कंपोनेंट का कैलकुलेट करने का तरीका होगा एन सी यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ द थर्ड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ऑल द कंपोनेंट्स यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ये तरीका होगा हमारा मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का। चूंकि ये फ्रैक्शन है मोल का, दैट्स व्हाई अगर हम सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन अलग अलग ले करके उसे ऐड करें तो हमेशा जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम होगा वो 1 होगा। यानी ऑलवेज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज यूनिटी। हर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम होगा वो 1 के इक्वल होगा।
इसमें ऊपर भी नंबर ऑफ मोल, नीचे भी नंबर ऑफ मोल यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। फिर से एक बार, मोल फ्रैक्शन एक्स से इंडिकेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट का अलग अलग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट का हम कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। सेम लाइक दैट, अगर हमें सेकंड वाले कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट में से किसी एक कंपोनेंट का अगर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। सेम लाइक दैट, अगर हमें थर्ड कंपोनेंट यानी कि सेकंड सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास तरीका होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ द थर्ड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो ये तरीका होगा हमारा मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का। हमेशा चूंकि ये फ्रैक्शन है इसलिए हर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, यूनिटी होगा। चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने नंबर ऑफ मोल का यूज किया है, दैट्स वाई इसका यूनिट नहीं होगा, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। ठीक इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन की ही तरह मास फ्रैक्शन भी एक क्वांटिटी होती है। इसको भी हम एक्स से इंडिकेट करते हैं, बस अंतर इतना है कि जहां जहां हमने नंबर ऑफ मोल लिखा हुआ है वहां पर हम मास ऑफ द कंपोनेंट लिख देते हैं तो हमारा मास फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोल फ्रैक्शन की बजाय अगर हम मास फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हो तो हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल की जगह पर हम लिख देंगे मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अब अगर फॉर्मूला की बात करें तो सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्वेंट। आइए फिर से इसे लिख लेते हैं हम। मास फ्रैक्शन अगर हमें सॉल्वेंट का कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसी तरीके से अगर हमें किसी एक सॉल्यूट का कैलकुलेट करना हो मास फ्रैक्शन तो एक्स बी इज इक्वल टू लिखेंगे हम डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। जिस तरीके से मास मोल फ्रैक्शन में हर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का टोटल सम यूनिटी होता है, ठीक उसी तरीके से मास फ्रैक्शन में भी प्रत्येक कंपोनेंट का जो मास फ्रैक्शन का सम होगा वो यूनिटी होती है। बात अगर यूनिट की करें तो ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगहों पर हमने मास का ही यूज किया हुआ है। तो शुरू से हमने पढ़ा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन। इसी कड़ी में जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारा पार्ट पर मिलियन का। आइए लेते हैं पार्ट पर मिलियन। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पार्ट पर मिलियन का यूज कहां करना होगा। तो पार्ट पर मिलियन का यूज हम उन सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए करते हैं जिनमें एक ही सॉल्वेंट के अंदर बहुत सारे अ लॉट ऑफ सॉल्यूट्स डिसॉल्व किए गए हो, बहुत सारे टाइप के सॉल्यूट्स डिसॉल्व किए गए हो, वहां हम पार्ट पर मिलियन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सी वाटर को कंसीडर करें तो सी वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स डिसॉल्व होंगे। साथ ही साथ सॉल्वेंट की क्वांटिटी के कंपैरिजन में प्रत्येक सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होगा या क्वांटिटी होगी वो बहुत कम अमाउंट में होगी। इसीलिए हम किसी एक सॉल्यूट का अगर कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे फॉर्मूला वो होगा पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का फॉर्मूला होता है पार्ट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय
total part of all the component, total part of all the component multiplied by 10 to the power 6। किसी दिए गए सॉल्वेंट की क्वांटिटी के कंपैरिजन में अगर उसमें डिसॉल्व्ड सभी सॉल्यूट्स की क्वांटिटी बहुत कम हो और साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अलग अलग टाइप के सॉल्यूट्स डिसॉल्व किए गए हो, तो फिर उनका कंसंट्रेशन पार्ट पर मिलियन के द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होगा पार्ट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6। तो हमारा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने कंसंट्रेशन को फाइंड करने के तरीके हैं। हालांकि कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट तरीके हैं कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टर्म है, अगला इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है कंसंट्रेशन को फाइंड करने की, वो है हमारी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन से। फॉर्मूला होता है इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी किसी सॉल्यूशन का अगर हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी अगर किसी सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट दिया गया हो और उसका वॉल्यूम दिया गया हो तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो फाइंड करने का तरीका होगा उसकी नॉर्मेलिटी के द्वारा। अब बात फंसती है यहां कि हम वॉल्यूम तो समझ रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो आपको बताऊं मैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का तरीका है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यानी किसी भी सॉल्यूट का अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हो तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब यहां वेट तो समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट वेट क्या? तो इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला है। जो जनरल फॉर्मूला है वो है मोलर मास अपॉन वैलेंसी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एन से इंडिकेट करते हैं इसको, और बात अगर इसके यूनिट की जाए तो यूनिट हो जाएगा इसका ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हमारा इसका यूनिट होगा। अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना चाहें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का तरीका होगा वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने का तरीका होगा मोलर मास बाय वैलेंसी। लेकिन ये इक्विवेलेंट वेट अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है। आइए लेते हैं कि अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए अगर आपके पास कोई एसिड हो, देन तो अगर आपके पास एसिड है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का तरीका होगा इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय इस एसिड की बेसिसिटी। बेसिसिटी के बारे में क्लास 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ाया गया है। फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं कि किसी भी एसिड के अंदर नंबर ऑफ H प्लस आयन, आयोनाइजेबल H प्लस आयन की जो संख्या होगी उसी को हम उसकी बेसिसिटी कहते हैं। तो एक एग्जांपल से समझिए, अगर HCl की बात करें तो HCl का मोलर मास होगा आपका 36.5 और इसकी बेसिसिटी होती है 1, क्योंकि इसके अंदर एक ही H प्लस आयन को लूज करने की टेंडेंसी है। देयरफॉर इस HCl का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 36.5 अपॉन 1, दैट मीन्स कि 36.5।
तो किसी भी एसिड का अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला होगा मोलर मास बाई बेसिसिटी। इसी तरीके से अगर किसी बेस का हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होगा तब, तो इक्विवेलेंट वेट अगर बेस का निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाई एसिडिटी ऑफ दैट एसिड, ऑफ दैट बेस, उस बेस की एसिडिटी। एसिडिटी क्या है? तो एसिडिटी होती है नंबर ऑफ OH माइनस आयन आयोनाइजेबल, यानी कितना OH माइनस आयन रिलीज करता है, आयोनाइज करता है, उसी को हम उसका एसिडिटी कहेंगे। अब एग्जाम्पल एक कंसीडर अगर करें हम, तो NaOH अगर ले लिया जाए तो NaOH में Na का मोलर मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल ऐड अगर हम करें तो मोलर मास हो जाएगा 40। और अगर हम इसकी एसिडिटी देखें तो इसमें से एक OH माइनस आयन रिलीज होता है, दैट मीन्स कि इसकी एसिडिटी हो जाएगी 1। दैट्स वाई अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 40/1 यानी कि 40। इस तरीके से हम किसी एसिड या किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट वेट ही वो तरीका है जिसके बेसिस पर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वो तरीका है जिसके बेसिस पर हम नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे। तो दो सब्सटेंसेस हो गए, एसिड एंड बेस। नंबर थर्ड, अगर हमें किसी एलिमेंट का कैलकुलेट करना हो इक्विवेलेंट वेट, देन तो अगर हमें किसी एलिमेंट का कैलकुलेट करना होगा तो उस एलिमेंट के लिए हमारा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हो जाएगा उस एलिमेंट का मोलर मास डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी। फॉर एग्जांपल अगर हमें सोडियम का कैलकुलेट करना हो इक्विवेलेंट वेट तो इसका मोलर मास होता है हमारा 23 और वैलेंसी होती है 1, यानी सोडियम का इक्विवेलेंट वेट हो गया 23। ठीक इसी तरीके से अगर हमें किसी आयन का कैलकुलेट करना हो इक्विवेलेंट वेट तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है फॉर्मूला मास, यानी उस आयन का फॉर्मूला जो दिया गया है उसका मास डिवाइडेड बाय उसके ऊपर का जो चार्ज है आयन के ऊपर का वो चार्ज। तो फॉर्मूला आयन का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो हो जाएगा फॉर्मूला मास अपॉन चार्ज ऑन द आयन। इसी तरीके से अगर हमें किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होगा देन, तो सॉल्ट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उस सॉल्ट का मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ मेटल एटम, यानी वैलेंसी कह सकते हैं या चार्ज कह सकते हैं। यानी अगर हमें किसी सॉल्ट का सपोज NaCl का अगर हमें कैलकुलेट करना हो इक्विवेलेंट वेट तो इसका मोलर मास लिखेंगे, मोलर मास होगा 58.5 और इसमें मौजूद जो मेटल है उसके ऊपर कितना चार्ज है, तो मेटल है सोडियम और सोडियम के ऊपर का चार्ज है 1, यानी हम लिखेंगे इसका डिवाइडेड बाय 1, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो हो जाएगा 58.5।